हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। हाँ या ना? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति। कहने का मतलब भारत की प्रमुख जनजातियाँ। चैप्टर का नाम क्या होगा? भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये चैप्टर क्यों है। तो ये चैप्टर इसलिए है क्योंकि इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है और कौन सी, या आप ये कह लो कि इन जनजातियों का विकास कैसे हुआ, इनकी जनसंख्या कैसे है ना, इनका विकास किस तरफ हुआ है ना, भारत में कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अक्सर होता यह है कि जो जनजातियों का चैप्टर है वो अक्सर छोड़ दिया जाता है क्योंकि क्या लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जनजातियों का चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें क्या करना है, जनजातियों का चैप्टर भारत के भूगोल में आता है और हम भारत की ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डालते हैं, भारत की प्रमुख जनजाति। लेकिन करने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया है तो वो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख जनजातियां। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ही यह है कि जनजाति होती क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनजाति बेसिकली एक ऐसा लोगों का समूह है या एक ऐसा सामाजिक समुदाय है जो अब या फिलहाल अभी राज्य से बाहर है या कभी राज्य में शामिल हुआ ही नहीं। तो ऐसे समुदाय को ही क्या कहेंगे, हम जनजाति कहेंगे। क्लियर है पॉइंट या नहीं? या फिर ऐसे मान लो कि ऐसे लोगों का समूह जो सभ्य और संस्कृति दोनों से क्या हो, अपरिचित हो। आज वर्तमान की सभ्यता और संस्कृति दोनों से क्या हो, अपरिचित हो, तब ऐसे समुदाय को ही क्या कहा जाएगा? आंसर होगा जनजाति कहा जाएगा। नॉर्मली भाषा में अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे देश में क्या चलती है, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम सभी लोगों को दी जाती है, ये लोग उससे थोड़े क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, इनको पता नहीं होता है। तो इनका विकास करना, किस तरीके से इनको क्या किया जाए, इनका डेवलपमेंट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कुछ जनजातियाँ रूढ़िवादी होती हैं, वो नए तरीकों को अपनाना ही नहीं चाहती है, इसलिए राज्य भी या राज्य सरकार भी इनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। बात समझ में आई नहीं? बाकी इनकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे पानी उपलब्ध कराना, है ना, राशन हो गया, खाना पीना हो गया, इसके अलावा ये लोग जो बनाते हैं उसको बाज़ारों में बेचना, क्लियर नहीं है, ये सारे के सारे काम एक राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कभी किसी राज्य में शामिल होना ही नहीं चाहते, हमेशा के लिए क्या रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो ऐसे समुदायों को ही आप किस में रख सकते हो, जनजातियों में रख सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे भारत के अंदर सैकड़ों जनजातियाँ पाई जाती हैं, स्पेशली मध्यवर्ती भारत के अंदर। मध्यवर्ती भारत के अंदर उत्तर भारत में भी है, मध्यवर्ती भारत में भी है और पूर्ववर्ती राज्यों में भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे मेजर आप कह लो किसमें पाई जाती है, मध्यवर्ती भारत के अंदर। कौन कौन सी होती है ये तो मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये तो मैंने आपको बताया कि जनजाति होती क्या है, राइट। अब क्या है, देखो इन जनजातियों के बारे में, इन जनजातियों को एक तरीके से इनको शब्दों में, इन जनजातियों के शब्दों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, या इन जनजातियों के समूह को अलग अलग लोगों ने क्या दिए, अलग अलग नाम दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, सबसे पहले आप सीधे सीधे ये कह सकते हो, अगर डेफिनेशन इसकी लिखनी हो तो ए पॉइंट के अंदर आप डेफिनेशन में आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह या समुदाय
जो सभ्यता व संस्कृति से अपरिचित हो, से क्या हो, अपरिचित हो। या फिर आप कह सकते हो कि सभ्य समाज से क्या हो, बाहर हो, सभ्य राज्यों से क्या हो, बाहर हो। ऐसे समुदायों को ही हम क्या कहेंगे, आंसर होगा जनजाति कहेंगे। सब दिख रहा है ना यार, जनजाति यानी कि जन यानी कि लोग, और उन्हीं क्या, उन्हीं के समूह को, उन्हीं की जातियों को क्या कहा जाएगा, जनजाति कहा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है ठक्कर बापा। इन्होंने इन जनजातियों को क्या नाम दिया, आदिवासी नाम दिया, कि ये लोग क्या है, आदिवासी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है सर्बिन्स। सर्बिन्स ने इन जनजातियों को पर्वतीय जनजाति कहा। क्या कहा इनको, पर्वतीय जनजाति। इसी के साथ जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसे दलित वर्ग कहा। कैसा वर्ग, दलित वर्ग। और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में इन्हें क्या कहा गया, तो भारतीय संविधान में इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया। अनुसूचित जनजाति कहा गया, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी जिन्हें हम बोलते हैं। क्या कहा गया है, अनुसूचित जनजाति। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ये अलग अलग जगह है या अलग अलग लोगों द्वारा इन जनजातियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और स्पेशली आपको याद होना चाहिए किसका, हमारे भारतीय संविधान का। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीज ट्राइब्स आर नोन एज शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति इनको कहा गया। बात समझ में आई नहीं। अब पॉइंट ये है कि सर भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियां कौन सी जनजातियां हैं, ये किस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं कि सर भारतीय संविधान में इसकी डेफिनेशन कहां है, तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366 का 25वां क्लोज। इस क्लोज में साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य, अनुसूचित जनजाति, एसटी लिख रहा हूं मैं, अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य, आप इसमें लिखोगे उन जनजातियों, उन सामाजिक समुदाय, उन सामाजिक समुदाय व समूह से है, वह समूह से है जिनका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर, जिनका उल्लेख आर्टिकल 342 में किया गया है, आर्टिकल 342 में किया गया है। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई। आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366। आप कह सकते हो अनुच्छेद 366 में एसटी की डेफिनेशन दी गई है कि डेफिनेशन है क्या, और आर्टिकल 342 में साफ साफ कहा गया है कि ये हैं अनुसूचित जनजाति। वो कौन कौन सी हैं, वो तो मैं टाइम आने पे ही और बिल्कुल साफ साफ तरीके से और अच्छे से याद करा के आपको चलूंगा। तो भारतीय संविधान के अंदर दोनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, और दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, एसटी से संबंधित है। बात समझ में आई या नहीं आई। क्या कहा है, आर्टिकल 366 के 25वें क्लोज में साफ साफ कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उन सामाजिक समुदाय और समूह से है जिनका उल्लेख आर्टिकल 342 में अनुसूचित जातियों के रूप में रखा गया है, अनुसूचित जनजातियों के रूप में रखा गया है। बात समझ में आई या नहीं आई। और यहीं पर ही, और यही नहीं बल्कि हमारे जो डीपीएसपी हैं, जो क्या है हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में भी एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 46। इसमें भी अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख मिलता है। और क्या उल्लेख मिलता है, उल्लेख ये मिलता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह एसटी और एससी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
सामाजिक व आर्थिक संबंधी हितों को या हितों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यानी कि इन सारे वर्गों की क्या करेगा, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक संबंधी हितों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। साथ ही साथ इनकी शोषण से या इनको शोषण से भी बचाने का कार्य करेगा कौन, राज्य। ये साफ साफ लिखा है किसमें, आर्टिकल 46 में। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि राज्य द्वारा क्या किया गया है, राज्य द्वारा SC, ST व अन्य दुर्बल वर्गों की या अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा, वर्गों की लिखना, की से अच्छी सेंस आएगी, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक संबंधी हितों में वृद्धि करना व शोषण से बचाना, ये उल्लेख मिलता है इसके अंदर। एक काम करते हैं, सारी जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, उन अनुसूचित जनजातियों की एक संवैधानिक स्थिति कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है, ये सारे पढ़ते हैं अभी। तो हेडिंग डालो, एक अलग से आप हेडिंग डालेंगे, अनुसूचित जनजातियों की, ST की संवैधानिक स्थिति, समझ में आया नहीं आया? तो आप ये हेडिंग डालो। और अब इसमें वो सारे आर्टिकल देखते हैं जिसमें ST का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पहले अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख भाग 16 में दिया गया है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, दिए गए हैं और ये वर्ग यही है, SC, ST और अन्य जो कोई भी है। भाग 16 के अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो आंसर होगा आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक किसका उल्लेख मिलता है, भाग 16 का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बेसिकली या बेसिक आर्टिकल होंगे वो सारे के सारे 330 से और 342 के बीच ही पाए जाएंगे। अब कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 330। सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद 330 के बारे में। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोकसभा होगी, आर्टिकल 330 में साफ लिखा है कि लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण, कहने का मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। अब कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है तो वो देखो। अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर SC के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है, यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं लोकसभा में, तो आंसर होगा 84। वर्तमान में कितनी सीटें रखी गई हैं, तो 84 सीटें रखी गई हैं। इससे पहले सीटों की संख्या 79 थी। और जो हमारी ST है यानी कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति में जो सीटें रखी गई हैं आरक्षित, उनकी वर्तमान संख्या है 47। पहले ये संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा 40 थी, लेकिन आज कितनी हो गई है, 47 हो गई है। और ये संख्या बढ़ा दी गई है कब तक, 26 जनवरी 2030 तक। अब यही सीटें रहेंगी कब तक, तो आंसर होगा 26 जनवरी 2030 तक। 126वां संशोधन याद हो तो उसके अंतर्गत ये रखी गई है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण कितना है,
तो लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है बताओ जरा। देखो एक छोटा सा आंकड़ा निकालते हैं। लोकसभा में टोटल सीटें हैं, ये यहां मान लो, लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543। भाई टोटल 545 है। 2 लोकसभा राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। हालांकि अब इसको हटा गया है लेकिन फिर भी रखता है वो। तो कितने हो गए 543। तो 543 में से है एससी की संख्या कितनी है और एसटी की संख्या कितनी है। बात समझ में आई नहीं भाई। वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं, लेकिन 2 चूंकि लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो उन 2 को और हटा दो। तो एससी की 543 में से जो सीटों को आरक्षण मिला है वो 84 है और अनुसूचित जनजाति को जो मिला है वो 47 है। बात समझ में आई या नहीं है। इसी से संबंधित एक आर्टिकल और आता है, उस आर्टिकल को आ जाएगा शायद यहां, आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में साफ लिखा है कि राज्यों की विधान सभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, बात समझ में आई या नहीं। देखो राज्यों की कहने का मतलब जितने भी राज्य हैं उन सभी की किनकी सीटों को कैलकुलेट कर लो, विधानसभा की सीटों को कैलकुलेट कर लो। तो लगभग याद है राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो जब मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि राज्य की विधानसभाओं की टोटल सीटें कितनी आएगी, 4120। तो सारे के सारे राज्यों की विधानसभाओं की कितनी सीटें हो जाती हैं टोटल, 4120। इस 4120 में से अगर मैं बात करूं एससी की सीटें कितनी हैं, देन आंसर होगा कि सर एससी की सीटें हैं 614 और एसटी की सीटें कितने हैं, तब आंसर होगा 554। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं है। यानी कि 4120 में से 614 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और 554 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बताइए जी, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझ में आया नहीं आया। यानी कि आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 आई होप आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आगे क्या आता है तो देखो, उसके बाद ये हो गए 2 आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल फिर एक आता है आर्टिकल 15 का 4। अब देखो आर्टिकल 15 किस भाग में, तो आंसर होगा आर्टिकल 15 भाग 3 में है और भाग 3 के अंदर कहां से कहां तक है, 12 से 35। तो 12 से 35 के बीच में आ जाएगा 15 और 15 का भी चौथा क्लोज, यानी कि 15 का भी कौन सा भाग, चौथा भाग। इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य को अधिकार होगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य को अधिकार होगा कि वह, राज्य को अधिकार होगा कि वह एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी कि अगर एसटी को कुछ रियली जरूरत है तो उसका संशोधन वो कर सकती है। तो ये एक तरीके से उनका मौलिक अधिकार बन गया कि उनकी जरूरत की चीजों को उन्हें क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाए। अब इसी बात को एक आर्टिकल में ऐसे समझ लो, आर्टिकल 339 का दूसरा क्लॉज, बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य को अधिकार है और साथ में ये उनका मौलिक कर्तव्य भी है कि राज्य उनकी जरूरत की चीजों को पूरा करे, तो विशेष प्रावधान करे। और अगर संघ को ऐसा लगता है कि भाई इन्हें ये चीजें मिलनी चाहिए, तो संघ की जो कार्यपालिका होगी वो अनुसूचित जनजातियों को निर्देश भी दे सकती है कि भाई आप इनकी क्या करो, इन चीजों में हेल्प करो। बात समझ में आई या नहीं आई। तो राज्य का अधिकार तो है ही, साथ ही साथ क्या हो गया, संघ की कार्यपालिका ने भी निर्देश दे दिए। बात समझ में आई या नहीं आई।
तो आप इसमें सीधे सीधे कह सकते हो कि संघ की कार्यपालिका एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है, राज्यों को निर्देश दे सकती है। चलिए ये समझ में आई नहीं बात, ये नहीं आई। उसके बाद इसमें एक आर्टिकल आता है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, 338 का दूसरा क्लोज, या क्या कह लो आप, सॉरी 338 का क्या। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा जो इनकी देखरेख करेगा। बात समझ में आई या नहीं? किसका प्रावधान किया जाएगा? तो आंसर होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि एसटीज के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, या फिर आप ऐसे कह लो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इसका गठन किया जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? तो इसका प्रावधान हमें किस में मिलता है? आर्टिकल 338 के क्या में। ये हो गए बस, ये मेजर से हैं, आप कह लो कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक स्थिति। कहने का मतलब ये है कि भाई ये अलग नहीं है। अब इनके विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम भी इनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। साथ में संविधान में इनको क्या दे रहे हैं? दर्जा भी दे रहे हैं। इन्हें कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। अब एक बात बताओ यार, मौलिक अधिकार की जानकारी कहाँ होगी इन्हें, है या नहीं? इनके कैसे मौलिक अधिकार है, इनका शोषण कौन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? जब इन्हें संविधान ही नहीं पढ़ा होगा उन्होंने कभी, तो कहाँ से इसकी जानकारी मिल जाएगी? सीटों में आरक्षण दे दिया, कुछ उभर के आ गई है जनजातियाँ, लेकिन कुछ अभी भी तो वहीं पर ही है या नहीं है? कुछ अभी भी अटकी हुई हैं। तो उन सभी को कहाँ लाना है? ऊपर लाना है, ताकि उन्हें एक सभ्य समाज से जोड़ा जा सके, उन्हें एक सभ्यता और एक संस्कृति से क्या किया जाए? जोड़ा जा सके। तो आई होप आप सभी लोगों की बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसको रफ करते हैं और अब पढ़ते हैं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कैसी है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां कितना पार्टिसिपेट करती हैं, या अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है अनुसूचित जनजातियों में, महिलाओं की संख्या कितनी है? क्लियर है नहीं है? अब ये सारी चीजें देखते हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कितनी गर्मी हो रही है हाँ? अच्छा चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है ना, आप बताइए, जैसे गर्मी बहुत हो रही है, तो आप बताओ कहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी? भाई गर्मी ज्यादा हो रही है, तो गर्मी ज्यादा होने के कारण किस अक्षांश पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी, या किस कटिबंध में वर्षा क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो हेडिंग डालिए, जनजातियों की जनसंख्या। जनजातियों की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स। तो चलिए देखते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसने अपनी कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, कौन से नंबर की थी? तो 15वीं रिपोर्ट है, याद रखना। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसने अपनी 15वीं रिपोर्ट पेश की, और इस 15वीं रिपोर्ट के अंदर जो
अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटीज की जो जनसंख्या सामने आई है, पॉपुलेशन ऑफ अनुसूचित या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो लगभग 10,42,81,034 आई है। 10,42,81,034 करोड़ क्या आई है, 34 क्या आई है, जनसंख्या आई है एसटी की। तो देश की अगर कुल जनसंख्या कितनी रही होगी, 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देश की कुल जनसंख्या में कितनी भागीदारी है इसकी, तो देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या की या देश की कुल जनसंख्या में अगर 100% है तो इसकी हिस्सेदारी 8.6% है। ये बात आप लोग याद रखना, कितनी है, 8.6%। यानी कि 121 करोड़ में से 10,42,81,034 अनुसूचित जनजातियों की है भाई साहब। तो प्रतिशत में कितनी होगी, अगर टोटल 100% है तो टोटल में से लगभग कितना, 8.6% भागीदारी है किसकी, अनुसूचित जनजातियों की देश की कुल जनसंख्या में। बात समझ में आई या नहीं आई, 8.6। और इस 10 करोड़ में से अगर हम पुरुष की जनसंख्या कैलकुलेट करें तो इस जनसंख्या का 50.26% पुरुष पाए गए हैं या पुरुष जनजाति है, मतलब इन जनजातियों में पुरुषों की संख्या, और जो स्त्री हैं या महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या लगभग 49.74% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई। यानी कि अनुसूचित जनजातियों में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो इसका निकाल लेना 50.26% और इसी का ही निकाल लेना 49.74%, तो वो निकल कर आ जाएगी कितनी, महिलाओं की जनसंख्या। तो देश की कुल जनसंख्या कितनी भागीदारी है, 8.6%। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि सर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, या वह राज्य कौन सा है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप आंसर लिखोगे कि इसमें आप लिखना वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजातियों एसटीज की जनसंख्या सर्वाधिक है, की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। लगभग 1 करोड़ या आप कह लो कम से कम 1.5 करोड़ के करीब इसमें क्या पाई जाती है, अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। अगर मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या 100% है तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 21.1% एसटी पाई जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई, कितनी, अगर मध्य प्रदेश की यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का, या राज्य की कुल जनसंख्या क्या में 21.1% की भागीदारी है। बताओ जी, बात समझ में आई नहीं। यानी कि मध्य प्रदेश की अगर टोटल जनसंख्या 100% है तो उसमें से 21.1% अनुसूचित जनजातियों की है। बात क्लियर है या नहीं है। इसीलिए मध्यवर्ती भारत के अंदर अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा होती है। और वही बात, चलो राज्य तो पता चल गया। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में एसटी की, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो पाई जाती है लक्षद्वीप पर। याद रखना, किस पर पाई जाती है, लक्षद्वीप पर। कितने प्रतिशत, तो लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या का 94.24%, यानी कि 94% लगभग। यानी कि अगर लक्षद्वीप की टोटल जनसंख्या 100% है तो 94.24% क्या पाई जाती है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई आपके, ये हो गया यहां पर। अच्छा, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है ही नहीं, तब आप आंसर लगाओगे। चाहे तो इस बात को नोट में लिख लेना। अगर मैं बात करूं दिल्ली, यार दिल्ली में कहां से आ जाएगी, पुदुचेरी की बात करूं इसमें भी नहीं आएगी, चंडीगढ़ की बात करूं
इसमें भी नहीं है। हरियाणा की बात करूं, इसमें भी नहीं है। पंजाब की बात करूं, इसमें भी नहीं है। तो आप ये कह लो कि ये वो क्षेत्र है जिसमें एसटीज है ही नहीं, जिसमें अनुसूचित जनजातियां है ही नहीं। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के? तो कुल मिला के ये है। अगर मैं 2011 की रिपोर्ट की बात करूं ना, तो अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल अनुसूचित, अगर मैं बात करूं कुल अनुसूचित जनजातियों की सूची, जनजातियों की सूची यानी कि लिस्ट में अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो 774 है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में कितनी मूल रूप से शामिल की गई है? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल जो हैं उनकी संख्या 212 है। याद रखना भाई, 774 में से हमारे भारतीय संविधान में कितनी जनजातियों को रखा गया है? तो आंसर होगा 212 जनजातियों को रखा गया। याद है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कुछ रूढ़िवादी हैं जो शामिल होना ही नहीं चाहती, कुछ की संस्कृति अन्य भागों से अलग है, जिन्हें केंद्र नहीं चाहता कि उनकी संस्कृति क्या हो, ख़त्म हो, तो वो पहले से ही उनको क्या रखती है? अलग रखती है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर क्या है, 212 को संविधान में क्या दिया गया? मूल रूप से दर्जा दिया गया। अगर मैं बात करूं सेक्स रेशो की, लिंगानुपात की, तो अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशो या फिर लिंगानुपात सबसे ज्यादा मतलब भारत के अंदर कितना है? तो आंसर होगा 990। कितना है भाई? 990। अगर 2001 की जनगणना की बात करूं, तो 2001 की जनगणना के अनुसार ये 978 था, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? आंसर होगा 12 की। 2001 में 978 थी, लेकिन आज कितनी है? अब कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो आंसर होगा 990। तो कितने की वृद्धि हुई है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार? तो 12 की। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सेक्स रेशो भारत में कहां है, तो आप लिखना सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है कहां पर? गोवा में, 1046। सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है कहां पर? गोवा में। समझ में आया? और मैं बात करूं सबसे कम कहां देखने को मिलता है, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो देखने को मिलता है कहां? जम्मू एंड कश्मीर, 948 है। कितना है भाई? 948। बताइए जी, 948 नहीं, 924 है। 948 नहीं, 924 है। बताइए जी, बात समझ में आई आप लोगों के? नहीं आई? तो यहां से कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहीं से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अनुसूचित जनजातियों के लिए लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत के अंदर कितना लिंगानुपात है, सेक्स रेशो कितना है, इसके अलावा स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की कितनी है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या की भागीदारी है। इस तरह के क्वेश्चन मेजर से यहाँ से बन जाएंगे। जब ये क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं यहाँ से। ठीक है, सारी की सारी जनजातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, और वो भी ट्रिक से। कहने का मतलब सारी की सारी जनजातियाँ ट्रिक से ही याद करेंगे। ठीक है, जितनी भी जहाँ भी पाई जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये थी जनजातियों की जनसंख्या। अगला पॉइंट आता है जनजातियों का विकास, तो ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। बात समझ में आई नहीं? यानी कि इस क्लास को यहीं पर ही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लगभग 2 से 3 क्लासेस बन जाएगी अनुसूचित जनजातियों को। देखो, आपको लगता होगा कि सर बहुत डीप पढ़ाते हैं, लेकिन आप जितना डीप अभी पढ़ लोगे उतना काफ़ी है, उसको बाद अपने तरीके से शॉर्ट कर लेना। समझ मारी नहीं मारी बात? तो कुल मिला के क्या है, अगला हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इन्हें स्वच्छ जल प्रोवाइड कराया जाता है, इन्हें खाना पीना प्रोवाइड कराया जाता है ना, पेय पदार्थ जैसे कुछ
लिक्विड हो गया वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा जो काम ये करते हैं उनके काम को, जो भी कार्य वो वहाँ पर करते हैं, उनसे खरीद कर हम बाज़ारों में लाकर बेचते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो कुछ इस तरह के विकास के बारे में बात करेंगे। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1955 से हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए कई सारी योजनाएं बना रहे हैं कि ये लोग भी क्या कर सके, हमारे अन्य स्टेट या राज्यों के साथ कंपैरिजन थोड़ा यानी कि सभ्य हो सके कुल मिला के। समझ में आई बात या नहीं? सभ्य और संस्कृति दोनों इनके अंदर आ जाए। तो इस तरह की कुछ डेवलप हुए भी हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कुल योजनाएं पढ़ेंगे और अगली क्लास में ही शुरू कर देंगे कौन सी जनजातियां कहाँ हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।